Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear listeners, today we are exploring the endocrine nursing disorders, and this is adult health nursing 2 subject. So today our topic is about diabetic mellitus. आज हमारा टॉपिक है डायबिटिक मेलिटस के हवाले से, इस बारे में हम डिटेल से बात। तो डियर लिसनर, ये याद रखिएगा कि डायबिटिक मेलिटस क्या है। डायबिटिक मेलिटस वो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर होता ये है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल के बड़े होने को हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। इसकी वजूहत क्या है कि इंसुलिन सिक्रीशन जो होती है, जो हमारा पेनक्रियाज कर रहा होता है, उसमें मसला आ जाता है, या फिर ये होता है कि इसके एक्शन में मसला आता है, या दोनों बैक वक्त होते हैं। अगर डायबिटिक मेलिटस की बात की जाए तो इसकी 4 टाइप्स है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, अदर स्पेसिफिक डायबिटीज़ एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो चारों टाइप्स हैं, इनको हम लोग अक्सर कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। इससे पहले जो नाम दिया जाता था इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस के नाम से, कि इसमें इंसुलिन लाजमी होती है, इंसुलिन के बगैर हो ही नहीं सकते, इंसुलिन इंजेक्शन लाजमी लगाई जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़, इसे जो है ना नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस कहा जाता है। तीसरा है गेस्टेशनल डायबिटीज़, जब कोई वोमेन जो है ना प्रेग्नेंट होती हैं, उनको हो जाए तो इसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। चौथी जो अदर कंडीशन या सिंड्रोम से होती है, किसी भी बीमारी की वजह से अगर डायबिटीज़ हो जाए तो उसे अदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायबिटीज़ कहा जाता है, अदर कंडीशन और सिंड्रोम्स कहा जाता है। डायबिटिक मेलिटस एसोसिएटेड विद अदर कंडीशन और सिंड्रोम। सो डियर लिसनर, टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1, जो भी टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट होता है वो लाजमी इंसुलिन इंजेक्शन लेगा, क्योंकि ही और शी विल बी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक, इंसुलिन लाजमी लेगा। दूसरा ये है कि ये ऑटो इम्यून, इसके अंदर डिस्ट्रक्शन होती है 90%, और 90% इसके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर जो है ना ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती है। किसकी होती है? बीटा सेल्स की होती है, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही होती है। और सेकेंड 10% जो है ना वो अननोन है। इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन कॉज, किसी भी वजह से हो सकती है, माइट बी इट बी ड्यू टू इंजरी। अच्छा, जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा रुझान होता है कीटो एसिडोसिस का, और कहा जाता है कि 75% इंडिविजुअल जो है ना, जो अफराद हैं, उनको टाइप 1 डायबिटीज़ 30 साल से पहले की एज में होती है। मोस्टली क्या बाय बर्थ के साथ बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ये है कि 30 साल से पहले तक जितने भी होते हैं 75% लोगों के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। अब स्टूडेंट्स इस बारे में बात करेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ जो ना, ये अमूमन जो है ना इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि इंसुलिन की भी इनको शदीद ज़रूरत होती है। इसकी वजह क्या होती है कि इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह नंबर 1 ये है, या बीटा सेल प्रॉपरली काम नहीं करते, अगर जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं बहुत कम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की डिमांड जो है ना ज़्यादा होती है, लेकिन इसको सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज़। अमूमन देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो ना 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को के अंदर पाया जाता है, लेकिन जिस किस्म के यहाँ पे मीठे का रिवाज है, मीठा ज़्यादा खाया जाता है, तो छोटे बच्चों में भी यह है कि इसका रुझान बढ़ गया है और ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। छोटे बच्चों में भी इसमें लाहक होते हैं। अच्छा, एक और टाइप 2 डायबिटीज़ के हवाले से ये भी कहा जाता है कि जेनेटिकली भी होता है। अगर पेरेंट्स को है तो पेरेंट्स से जो ना औलाद को भी टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, एक और चीज़ इसमें कही गई है ओबेसिटी, मोटापा। जब कोई बंदा खाना खाता है और लैक ऑफ एक्सरसाइज होती है, आराम से बैठा रहता है, ओबेसिटी होती है, इसमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आ जाती है सेकेंडरी डायबिटीज़। सेकेंडरी डायबिटीज़ को अगर आपको याद हो, पिछली स्लाइड्स में हम लोगों ने कहा था अदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायबिटीज़। इसके ये किस वजह से होती है, जो कि इंसुलिन, आप सबको स्टूडेंट्स पता है कि बीटा सेल्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, और बीटा सेल जिस ऑर्गन के अंदर होता है
उसे पेनक्रियास कहा जाता है। अब इस पेनक्रियास के अंदर कहीं पे इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इसे पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। अगर ये इसकी दो टाइप्स हो सकती है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस एंड क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। सो सेकेंडरी डायबिटीज़ कहा जाता है कि या तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की वजह से होगा या फिर क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस की वजह से हो सकता है। इसके साथ साथ मज़ीद ये भी कहा गया कि जो एंडोक्राइन के दूसरे मसाइल हैं, डिसऑर्डर्स है, उनकी वजह से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि ग्रोथ हार्मोन जो है ना, उसकी ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से भी हमें डायबिटीज़ मेलिटस के चांसेस ज़्यादा है, या हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन इसकी वजह से भी होता है। और सबसे ज़्यादा रिसर्च में ये कहा गया है कि हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है, जो कि कोर्टिसोल, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ना, ये कोर्टिसोल ज़्यादा सिक्रेट कर रहे होते हैं, इसमें मसला आ जाता है। और मसला क्या है कि जब बंदा बार बार स्ट्रेस ले रहा होता है तो यहाँ से ग्लूकोकोर्टिकोइड और कोर्टिसोल ज़्यादा निकल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में जो है ना ये हाइपरग्लाइसीमिया ज़्यादा होता है, तो हमें सेकेंडरी डायबिटीज़ हो जाती है इस कोर्टिसोल की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, ये तो कुछ पॉइंट्स बता दिए, और साथ साथ ये कॉजेज़ भी बहुत अहम है जिसकी वजह से सेकेंडरी डायबिटीज़ हो सकता है, जिसके लिए हमने कहा है कि 4S। पहले वाले S को कहा जाता है सेप्सिस, दूसरा है स्ट्रेस, तीसरा है स्किप इंसुलिन। अगर कोई बंदा डायबिटिक है और वो इंसुलिन जो है स्किप कर रहा होता है, ले नहीं रहा होता है, जिसकी वजह से भी सेकेंडरी डायबिटीज़ हो जाती है। और इसके अलावा अगर काफ़ी अरसे तक स्टेरॉयड लिया जाए, और स्टेरॉयड में ख़ासकर एक किस्म की टैबलेट्स आती है, सिरप में भी आता है प्रेडनिसोलोन, जिसे हम लेते हैं और काफ़ी वक्त के लिए, इसकी वजह से भी सेकेंडरी डायबिटीज़ हो जाती है ना स्टूडेंट। अब हम चलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी है, उनका शुगर चेकआउट किया जा रहा है, और इसमें यह है कि ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस है, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है। अगर औरत बहुत ज़्यादा जो है ना मीठा इस्तेमाल कर रही होती है, जिसकी वजह से उनको जो है ना इंसुलिन प्रॉपरली उनकी सिक्रेट नहीं होता, कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से इस गेस्टेशन की वजह से, ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से डायबिटीज़ हो जाती है, जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। बाद में अमूमन जो है ना डिसअपियर हो जाती है। इसकी डिसअपियर होने की वजह यह है कि आफ्टर डिलीवरी जो प्रेग्नेंट लेडी थी, वो डिलीवरी के बाद जो है ना अपने रूटीन खाना खा रही है, जिसकी वजह से फिर उनको शुगर लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता। इसका मतलब ये कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ अमूमन जो है ना ये वक्ती तौर पर होता है, जब तक प्रेगनेंसी लाहक औरत के साथ है। फिर ये है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर औरत को बार बार होता है तो इसकी वजह से वो औरत रिस्क में भी हो सकती है, और रिस्क यह है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में वो जा सकती है, उनको हो सकता है। अच्छा, और इसके अलावा एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक डिमांड जो प्रेगनेंसी में जो है होती है, वो भी डायबिटिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा औरत को जो है ना तारीफ़ कराती है, वो ज़्यादा उस तरफ रुझान कराती हैं। लेकिन ये है कि आफ्टर डिलीवरी अमूमन ये जो ना मसला गेस्टेशनल डायबिटीज़ का ख़त्म हो जाता है ना। स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि डायबिटिक मेलिटस टाइप 1 के अंदर क्या क्या अलामात हैं। एक बड़ा कॉमन लफ्ज़ है, ये याद रखिएगा कि 3 पीस का मतलब होता है कि 3 मरतबा पी की बात हो जाए। यहाँ पे लफ्ज़ आप देख सकते हैं, पोली, तीनों के साथ पोली लिखा हुआ है। पोली का मतलब होता है एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा। पॉलीडिप्सिया का मतलब है एक्सेसिव थर्स्ट। और फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है पोली यूरिया, एक्सेसिव यूरिन। पॉलीफेजिया, एक्सेसिव हंगर या ईटिंग। अब जिस बंदे को बार बार पेशाब आ रहा होता है तो बार बार पानी पी रहा होगा, मतलब उससे प्यास ज़्यादा लग रही होगी, तो जिससे पॉलीयूरिया होगा, तो फिर पॉलीडिप्सिया होगा, और उससे भूख भी ज़्यादा लगेगी, पॉलीफेजिया। ये तीनों अलामत डायबिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। साथ साथ इसमें मज़ीद क्या अलामत हो सकती है, वो ये है कि वाउंड, कहीं भी जिस्म में अगर ज़ख़म हुआ है तो ज़ख़म जल्दी हील अप नहीं होगा, काफ़ी वक्त के बाद हील होगा, इसी वजह से कहा जाता है स्लो वाउंड हीलिंग। सेकंड ये है कि उसका वेट भी गिरना शुरू हो जाएगा, अनइंटेंडेड वेट लॉस, और नज़र भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी, कोई भी चीज़ उसे सही नज़र नहीं आएगी, मतलब ब्लर, जैसे धुंधला सा उन्हें नज़र आएगा। जैसे सुबह सुबह जो है ना आप उठते हैं तो आपको फोग नज़र आ रहा होता है, कोई चेहरा आपको
मतलब ये है कि इन्वायरमेंट में आपको कोई चीज़ सही क्लियर नज़र नहीं आ रही होती, जैसे आजकल सर्दी है, इसी तरीके से ब्लरी विजन होता है। साथ साथ क्या होता है कि जो यूरिन कर रहा होता है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, और ये कैसे पता चलता है? जब यूरिन का टेस्ट कराते हैं तो उसमें ग्लाइकोसूरिया होता है। हाँ, मुंह का जायका ख़राब हो जाता है, एसीटोन के ब्रेथ्स उसे फील हो जाते हैं, और साथ साथ पेट में दर्द भी होता है, और जिस्म पे जो है ना धब्बे भी आना शुरू हो जाते हैं, स्किन भी ड्राई होना शुरू हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्या साइंस है? तकरीबन अक्सर एक जैसे साइंस है, जैसे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, अनइंटेंडेड वेट लॉस, और ब्लरी विजन या ब्लड विजन। हाँ, थकावट और कमज़ोरी भी वाक़ई होना शुरू हो जाती है। फीमेल के अंदर जो है ना, जो विजाइनल साइड है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, अक्सर उनको इचिंग हो रही होती है, और देखा जाता है कि इससे इनके लिए फिर मेडिकेशन दी जाती है। वो गायनी वाली डॉक्टर से जब रुजू करते हैं, वो चेकआउट करते हैं, फिर हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री के बाद वो अमूमन टाइप 2 डायबिटीज़ उनके पास अमूमन ये फीमेल गई होती है, तो वो ये नोट डाउन करते हैं कि इनको जो ये यीस्ट हुआ है, यानी फंगल इन्फेक्शन हुआ है, वो इसी वजह से, वो टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से। मज़ीद क्या होता है कि टिंगलिंग एंड नमनेस इन हैंड और फीट हो रही होती हैं, मतलब सुनपन भी हो रहा होता है, और उसके साथ साथ सुइयाँ चुभ रही है। ये हैंड्स और फीट में होता है। जो हमारे लिम्स होते हैं, ख़ासकर हाथ और पैर, यहाँ पे सुनपन और ठंडापन इनको डायबिटीज टाइप 2 मरीज़ों को ये फील हो रहा होता है। साथ साथ क्या हो रहा है? दिल मतला रहा होता है, नोज़िया और उल्टियाँ भी हो सकती हैं, नोज़िया एंड वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसकी अमूमन वजह पॉलीफेजिया है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अभी डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? अमूमन हम लोग जो करा रहे होते हैं वो RBS जिसे कहा जाता है, रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं, खाना खाने के बाद जब कराते हैं, और फास्टिंग ब्लड शुगर खाना खाने से पहले कराते हैं। और एक होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराया जाता है। आजकल इसे सबसे ज़्यादा रिवाज कराया जाता है। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इससे जो है ना हमें रिज़ल्ट मिल रहा होता है। फिर इसमें जो ना माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर का पता चल रहा होता है, उस हिसाब से मेडिकेशंस ट्रीट की जाती है, मेडिकेशन दी जाती है डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए जो ना इन्होंने 5 स्टेप्स कहा है कि 5 स्टेप्स होने चाहिए। नंबर 1, मीट योर डॉक्टर रेगुलरली। जिनको डायबिटीज़ हो जाता है तो वो अपने डॉक्टर से रुजू करते रहे। अब डॉक्टर उनको 15 दिन के बाद बुलाते हैं या महीने के बाद बुलाते हैं, तो उसी वक्त जाना चाहिए ताकि प्रॉपर उनका चेकअप होता रहे। सेकंड इसमें यह है कि मॉनिटर योर ब्लड शुगर लेवल्स। अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर करना चाहिए। चाहे अगर बंदे की शुगर ज़्यादा होता है तो वो सुबह शाम करें या फिर दिन में एक मरतबा करें, लाजमी करते रहे, और इसे रिकॉर्ड करते रहे एक पेपर पे। जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उसके रीडिंग्स को देखते हुए मेडिकेशंस के अंदर कमी लाएंगे, और ताकि बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि मेडिसिन ज़्यादा अरसे तक लेने के साथ भी उनके नुकसान ज़्यादा होता है। साइड इफ़ेक्ट जैसे आप लोग जानते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, एडवर्स इफेक्ट्स हो गए। थर्ड यह है कि जो दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखी दी है वो अपने टाइम से लेना है। ऐसा ना हो कि जो सुबह की लिखी वो रात को ले रहे हैं, तो फिर वो आपके लिए नुकसान का बायस है। जो इस वक्त की डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी हुई है उन्हें अपने प्रॉपर टाइम पे लेना है, और उनमें स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। और इसके अलावा अपने खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैनेज योर डाइट। अब ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ मेडिसिन भी ले रहे हैं, यहाँ से मिठाइयाँ खा रहे हो, और उसके अलावा मिठाइयाँ खा रहे हो, फल ऐसे जिनमें मिठास ज़्यादा तो वो खा रहे होते हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, तेज़ कदम चलिए। कुछ लोग होते हैं जिम ज्वाइन करते हैं, कंटिन्यू इसे रखिएगा। ये 5 जो स्टेप्स है डायबिटीज को कंट्रोल करने का, डायबिटिक मैनेजमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ चले जाए तो फिर 2 किस्म की सर्जिकल ट्रीटमेंट है, क्योंकि पेनक्रियास ही इंसुलिन को कंट्रोल करना है, तो डायबिटीज़ के हवाले से वही फाइट कर रहा था ऑर्गन। तो इसके अंदर 2 किस्म, अगर पेनक्रियास पूरा ही ख़राब हो गया तो पेनक्रियास ट्रांसप्लांट किया जाता है। और अगर आइसोलेट्स लिंगर हैंड से इनके अंदर जो है ना मसला आ जाता, जिनमें बीटा सेल होता है, तो पार्शल इनके अंदर सर्जरी भी की जाती है, पेनक्रियाटिक आइसोलेट सेल सर्जरी की। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ इंसुलिन की तरफ। इंसुलिन की तरफ जाएंगे। इंसुलिन वो इंजेक्शन है जो कि जब इंसान की बॉडी क्या नाम है, जो डिमांड होती है वो पूरी नहीं कर पाती, तो हम बाहर से मजबूरन इंजेक्शन फॉर्म में इंसुलिन लेते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन जो है ना हमारे पास
वो सिर्फ और सिर्फ इंजेक्टेबल फॉर्म में होती हैं। ओनली ह्यूमन इंसुलिन इज यूज्ड। इंसुलिन्स डिफर इन ऑनसेट, पीक इन ड्यूरेशन एंड मैच टू क्लाइंट्स एक्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जब किसी दवाई को देंगे तो वो कितनी जल्दी असर करती है इसे ऑनसेट कहा जाता है, और कितने वक्त ये बहुत ज़्यादा पीक पे होती है, ऊंचाई पे होती है, ज़्यादा असरदार होती है, इसे पीक कहा जाता है, और कितने वक्त तक ये दवाई असर करती है इसे ड्यूरेशन कहा जाता है। इस हवाले से हमारे पास इंसुलिन होती है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट रेगुलर इंसुलिन जिसे कहा जाता है, और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ये इंसुलिन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। अच्छा, क्लाइंट की एक्टिविटी, उसके जो क्या एक्टिविटी कर रहा होता है, क्या एक्सरसाइजेज होता है, क्या रूटीन होती है, और साथ साथ उसके शुगर लेवल कितना है, उस हिसाब से जो ना इंसुलिन को, इंजेक्शंस को लगाया जाता है, उसकी डोजिंग की जाती है। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में कहा, तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के अंदर आपके पास दो इंजेक्शंस बताए गए हैं। यूमालोग, जिसे लिस्प्रो के नाम से कहा जाता है, और नोवोलोग, जिसे एस्पार्ट के नाम से कहा जाता है। जब ये इंजेक्शन दिया जाता है तो इसका जो ऑनसेट है वो 10 मिनट से लेकर आधे घंटे यानी 30 मिनट तक होता है, और 1 से 2 घंटे तक ये पीक पे ही रहता है, और तकरीबन इसकी ड्यूरेशन होती है 2 घंटे से 6 घंटे तक। अब ये कर क्या रही होती है, इट इज़ यूज टू रैपिडली रिड्यूस ग्लूकोज लेवल, बहुत तेज़ी से ग्लूकोज लेवल को गिराते हैं। और पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है कि खाना खाने के बाद जब शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसे कम करने के लिए रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को दिया जाता है। और एक और चीज़, ये दवाई जो है ना, ये प्रिवेंट करती है, किससे, नॉक्चुर्नल कहा जाता है, रात के वक्त हाइपोग्लाइसीमिया। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जब दी जाती है तो रात के वक्त हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होने देती। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है शुगर लेवल का कम हो जाना, जो कि वेरी डेंजरस है। यूजुअली 1 शॉट अ डे बिफोर ईच मील फॉर अ टोटल ऑफ 3 शॉट्स अ डे। अमूमन जो है ना, ये खाने से 3 शॉट्स दिन में दिए जाते हैं, अमूमन खाने से पहले ही नहीं दिए जाते हैं, ये जो खा हुआ है आपके। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इसके अंदर यूमलिन आर है, नोवोलिन आर है, और रेलिओन आर। इसकी जो है ना ऑनसेट 30 मिनट तक होता है, और 1 घंटे तक ये ऑनसेट जो है ना वो 30 मिनट से 1 घंटे तक होता है, पीक 2 से 4 घंटे तक होता है, और इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 4 से 6 घंटे तक होता है। और ये खाना खाने से 20 से 30 मिनट पहले दिया जाता है। अमूमन हम लोग 15 से 20 मिनट इसका जिक्र कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर इसे NPH के साथ, जो कि इंटरमीडिएट इंसुलिन कहलाई जाती है, इसमें इसे जो है ना दिया जाए ये स्टूडेंट्स, अगर इसे इंटरमीडिएट इंसुलिन के साथ दिया जाता है तो फिर ये है कि जो रेगुलर इंसुलिन है इसे पहले दिया जाता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन के अंदर, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में कहा, NPH है, नोवोलिन N है, यूमलिन N है, और रेलिओन N है। ये इसका जो कलर होता है ये क्लाउडी, बादल जैसा होता है, और इसका ऑनसेट 2 से 4 घंटे तक होता है, 4 से 14 घंटे तक ये पीक पे रहता है, और 16 से लेकर 24 घंटे तक इसके ड्यूरेशन होता है, और इसे खाने से आधा घंटा पहले दिया जाता है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के अंदर जो ना ग्लार्गाइन, जो कि लेंटस होता है, ये क्लियर होता है, और मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, और इसका ऑनसेट 1 से 2 घंटे तक, और ड्यूरेशन इसका जो है ना 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक होता है। इसके पीक का अभी तक इतना क्लियर नहीं है, और इसे दूसरी इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं किया जाता है, और इसे प्रेफिल भी नहीं किया जाता। नॉर्मली इसे ओडी दिया जाता है, यानी दिन में 1 मरतबा दिया जाता है। और इसके अंदर एक और होती है जिसे जो ना डेटीमेर के नाम से, लेविमेर के नाम से जाना था, ये भी क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसका जो है ना ऑनसेट 3 से 4 घंटे होता है, और पीक इसका 3 से 9 घंटे होता है। ड्यूरेशन 6 घंटे से लेकर 23 घंटे यानी पूरे तकरीबन 1 दिन तक होता है। और दोनों जो है ना, दोनों हमारे पास जो रोल अदा कर,
अमूमन जो है ना लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को पहले ही दिए जाता है, जो कि बाद में नहीं था कि ये पहले से ही ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज करें। ना एक और कहा जाता है स्टोरिंग इंसुलिन, इंसुलिन को स्टोर करना। इंसुलिन को जो है ना 30 दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं और रूम टेम्परेचर पे और एक्सपायरी डेट से पहले। अमूमन इनमें जितने भी इंसुलिन के प्रोडक्ट्स कहा गए हैं तो इन्हें 30 दिन तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं एक्सपायरी डेट से पहले, और इसके अलावा रूम एयर पे भी कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर पे भी कर सकते हैं। इनमें एक और होता है प्री फिल्ड जो पेन्स होते हैं उन्हें फ्रिज में 30 डेज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं, और प्री फिल्ड जो पेन्स हैं इन्हें जो है ना यूजुअली गुड माना जाता है 30 डेज़ तक। डूज एंड अच्छा ये है कि इंसुलिन जो इंजेक्शन है इन्हें सबसे अलग रखना चाहिए, और इसके अंदर कोई अगर आपको लगता है कि ये ख़राब हो गया इंसुलिन, आपके हिसाब से कोटिंग आ चुकी है, तो इसे इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, बड़े केयरफुल रहना चाहिए। और ज़्यादा टेम्परेचर अगर ख़राब हो जाए, मिसाल के तौर पर गर्मी ज़्यादा हो, तो इस इंसुलिन को आप एवॉइड करें लगाने से। और इंसुलिन को फ्रीज़ में नहीं कीजिएगा, सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट या हॉट इन्वायरमेंट में ऐसे नहीं रखिएगा।